हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर दी हैं। आप सभी लोगों को पता है कि सर हमने ये चीजें पढ़ ली हैं और हमने हमारी कॉपी के अंदर भी इसको नोट कर दिया है, क्योंकि अगर कॉपी के अंदर नोट किया होगा बेटा तो ही आपके काम का, अदरवाइज ये सब चीजें अपन भूल जाएंगे थोड़े दिनों बाद में। जैसे अपना एग्जाम तो कोई कल तो है नहीं है, हमारा एग्जाम हो सकता है कि जैसे मार्च एंडिंग में हो जाए या अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाए, तब तक अपन भूल जाएंगे। तो ये लिखना भी जरूरी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग काम कर रहे होंगे। देखिए पॉइंट पे आता हूं मैं। सारा पॉइंट मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, बॉन्ड का मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर, टाइप ऑफ डिबेंचर और इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसको भी मैं वापस से थोड़ा डिस्कस करूंगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर को आज मैं इसी को डिस्कस करने वाला हूं। इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब आप देख ले सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर कि जो टॉपिक बचे हैं, बचे मतलब कंप्लीट ये नहीं बचा, एक तो ये बचा है और एक ये बचा, दो टॉपिक बचे हैं कि क्या नाम क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर। और सेकंड लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, बचा है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये टॉपिक जरूर बचे हैं जो हम, मेरे हिसाब से ये जो इश्यू ऑफ डिबेंचर का कॉन्सेप्ट है वो तो आज ही खत्म हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो हो सकता है कि जब मंडे को क्लास होगी उसमें मैं आपकी पूरा करवा दूंगा, और कोई क्वेरी होगी तो उस दिन अपन सॉल्व कर देंगे। और 1 तारीख से अपन शायद स्कूल में मिलेंगे, तो जब स्कूल में मिलेंगे तो हम सीधा का सीधा जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो सीधा पार्टनरशिप पे आ जाएगा बेटा, जिसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ, और एक सेकंड पढ़ना है बेटा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी आगे की जो 1 फरवरी से प्लानिंग है वो क्या होने वाली है। आपका यूनिट टेस्ट का पेपर बनेगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यूनिट टेस्ट होने वाला है आप लोगों के, 40 मार्क्स का पेपर बनेगा, स्कूल में लिया जाएगा पेपर। अगर आपने ये सारे पीछे वाले जो टॉपिक टर्म 2 के अगर नहीं पढ़े हैं उसका आप रिवीजन करते रहना, क्योंकि जो टर्म 2 में 40 मार्क्स का पेपर का बोला है, इसका मतलब ये मान के चलिए कि पूरा कैश फ्लो आएगा, सबसे मेन तो पूरा कॉमन साइंस और कंपेटिटिव आएगा, और पूरा डिबेंचर वाला चैप्टर आएगा। ये 3 चैप्टर आपके पूरे आएंगे बस। इन तीनों चैप्टर में से मिला के मैं खुद अपने हाथ से क्वेश्चन बनाऊंगा, और क्वेश्चन बनाने के बाद में वो क्वेश्चन 40 मार्क्स आपके कवर करेंगे। ये आपके एग्जाम में होने वाला है इस यूनिट टेस्ट 4 के अंदर। ठीक है सर, अभी आप शुरू कर दीजिए, अदरवाइज हमारा जो टॉपिक है वो हो सकता है बाकी रह सकता है। क्योंकि अब इश्यू ऑफ डिवेंचर में जब आता हूं तो मेरे को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी वो देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इश्यू ऑफ डिवेंचर की, तो देखो मैंने यहां पर स्क्रीन पे ये जो लाया है बेटा, ये इश्यू ऑफ डिवेंचर का टॉपिक है। पहले आप अपनी कॉपी के अंदर ये चीजें पता होनी चाहिए कि इश्यू ऑफ डिवेंचर में हमारे कितने टॉपिक हैं, किस किस तरह से हम डिवेंचर को इश्यू कर सकते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन को मैंने बिल्कुल सेपरेट रखा है, ये सुन लेना आप। मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर को कैसे बताया, देखो आपकी भी कॉपी में ऐसे ही होना चाहिए ताकि आप जब भी पढ़ो तो आपको पता चले। सबसे पहले होता है बेटा फॉर कैश, और एक होता है फॉर अदर देन कैश। हम डिबेंचर जो इश्यू करते हैं वो फॉर कैश के लिए भी कर सकते हैं, और कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है। उसके लिए हम डिबेंचर जो इश्यू करते हैं वो अदर देन कैश भी कर सकते हैं। बोले ठीक है सर। सर हमें बताइए कि सर फोर कैश में आपने नीचे क्या लिखा है। बेटा फोर कैश में मैंने जो लिखा है उसमें 2 कंडीशन लिखी थी, जो हम कब से ही पढ़ रहे हैं, वो ये है कि व्हेन लंप सम अमाउंट रिसीव ऑन द एप्लीकेशन, अगर हमें जितना एप्लीकेशन सॉरी जितना डिबेंचर का इश्यू प्राइस है वो सारा का सारा अगर हमें एप्लीकेशन पर रिसीव होता है, दैट इज लंप सम अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। और सेकंड कंडीशन है कि व्हेन अमाउंट रिसीव इन इंस्टॉलमेंट। मैं इन दोनों ही टॉपिक को खत्म समझूंगा। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जो कि आप लास्ट तक जहां तक ये टॉपिक चलता है वहां तक आप कर सकते हैं। कम से कम 20 to 25 क्वेश्चन है आपने। बोले ठीक है सर। उसके बाद में सर फिर हमने जो आज पढ़ना है वो ये पढ़ना है बेटा, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर अदर देन कैश। और अदर देन कैश के अंदर मैंने कितने कंडीशन लिखी वो देखिए आप। सबसे पहले लिखा है इश्यू ऑफ डिवेंचर टू द प्रमोटर्स। हम इश्यू कर रहे हैं डिवेंचर, किसको इश्यू कर रहे हैं, तो सर हम प्रमोटर्स को इश्यू कर रहे हैं। सेकंड में लिखा इश्यू ऑफ डिवेंचर टू द अंडरराइटर्स, अगर हम अंडरराइटर्स को डिवेंचर इश्यू करें तो क्या एंट्री करेंगे। और फिर मैंने लिखा है इश्यू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर्स, कि अगर हम वेंडर को इश्यू करें तो क्या एंट्री करने वाले हैं। ये 3 तो ये है, और एक 4th वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। सर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। मैंने इसके जो डिवेंचर इश्यू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी को कितने स्टार लगाए, 1 लगाए।
और इसके जस्ट ऊपर जो लिखा हुआ इश्यू ऑफ डिबेंचर टू द वेंडर, इसको आप जितने स्टार लगाना चाहो लगा सकते हो। मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ जो फिक्स मार्क्स, वो फिक्स मार्क्स मैं इसके लिए बार बार बोल रहा हूँ कि हम डिबेंचर जो इश्यू करने वाले हैं वो वेंडर को करने वाले हैं। सर प्रमोटर्स अंडरराइटर्स जनरली देखिए अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो इसे पूछा जाएगा इश्यू ऑफ डिबेंचर टू द प्रमोटर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर टू द अंडरराइटर्स। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनना है वो किसमें से बनना है, इश्यू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर से ही बनना है और या फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी में से बनना है। सर करवाइए, शुरू करवाइए। ठीक है, फटाफट से आते हैं पहले टॉपिक पे। सबसे पहले मैंने नई स्क्रीन पे या नई स्लाइड पे लिया इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रमोटर्स। सबसे पहले मैं आपको जो एंट्री बता रहा हूँ बेटा कि अगर हम डिबेंचर किसको इश्यू करते हैं, सर प्रमोटर्स को इश्यू करते हैं, तो हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं या क्या एंट्री करने वाले हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का आप क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पर लिखा जाए कि इश्यू ऑफ डिबेंचर टू द प्रमोटर्स या इश्यू ऑफ शेयर टू द प्रमोटर्स, तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है। आपसे पूछा जाए मान लीजिए कि हमने डिबेंचर इश्यू किए प्रमोटर्स को, दिस ट्रांजेक्शन इज टाइप ऑफ विच एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है। तो मेरे को लगता है काफी सारे बच्चे फाइनेंसिंग करके आ जाएंगे। मैं आपको वापस से बोल देता हूं, मैंने स्कूल में भी बोला था, पहले ही बोला था, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं है बेटा, क्योंकि हमने डिबेंचर इश्यू किए तो पब्लिक में पैसे नहीं लिए पब्लिक से, मैंने ये डिबेंचर प्रमोटर्स को इश्यू किए और प्रमोटर्स को मैं इश्यू करता हूं बेटा, वो प्रमोटर्स से कैश के बदले में नहीं करता हूं, उनकी प्रमोटर्स को अपन डिबेंचर इश्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी सर्विस दी उन्होंने हमें, हम उनकी सर्विस के अगेंस्ट में क्या करते हैं, उनको डिबेंचर इश्यू करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का ध्यान है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि दैट इज अ टाइप ऑफ विच एक्टिविटी, तो आपको बताना दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोले ठीक है सर। ऐसा कैसा शेयर में भी हो सकता है, मैंने बताया आपसे कि कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू किए। अब बेटा बोनस शेयर इश्यू किए इसका मतलब क्या हुआ, अरे बोनस का मतलब है कंपनी ने उनको पैसों के बदले में नहीं दिया, बोनस में दिया है, फ्री में दिया है, उसका कंसिडरेशन क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब सर ये आप कहना चाहते हैं कि ये भी कैश फ्लो में नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटा। तो ऐसी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है सर, अभी आप हमें बताइए कि सर ये पहले तो प्रमोटर्स क्या होते हैं। बेटा प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो हमारी कंपनी को क्या करते हैं, इनिशियल लेवल पे क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं बेटा। आपको ऐसा मैं बता सकता हूँ कि जैसे कंपनी का किसी का अगर इनकॉर्पोरेशन करना हो, कंपनी अगर बनानी होती है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी हमें फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं। तो वो फॉर्मेलिटीज के लिए सारे शेयर होल्डर या सारे डायरेक्टर तो बैठ नहीं सकते हैं, कुछ इसमें प्रमोटर्स को अपॉइंट किया जाता है, वो उस समय अपने इनकॉर्पोरेशन के समय सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं। बोले ठीक है सर। तो वो जो फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं बेटा, तो उसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी प्रमोटर्स होते हैं वो हमें कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बोले हाँ सर। तो अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन सर्विस के अगेंस्ट में क्या करना पड़ता है, उनको डिबेंचर इश्यू करना पड़ सकता है और शेयर भी इश्यू करना पड़ सकता है। मैं आपको यहां पर मेरी फर्स्ट एंट्री समझाता हूं। अगर कभी भी आपको प्रमोटर्स को डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री पूछी जाती है तो आप क्या एंट्री करेंगे, वो मैं मेरी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं बेटा। इसकी एंट्री होती है, वो होती है इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और टू किसको देना है ये, तो टू प्रमोटर्स को देना है। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, फर्स्ट एंट्री। सर सेकंड एंट्री होती है बेटा प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट। और टू अगर आप उनको डिबेंचर देते हैं तो जितने भी परसेंटेज हैं वो परसेंटेज वाले डिबेंचर से क्रेडिट कर दीजिए। टू जो भी स्पेसिफिक रेट वाले डिबेंचर अकाउंट हो गए उससे आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दिए। एक टॉपिक खत्म हो गया, बस इतना सही टॉपिक था। मतलब क्या बात कर रहे हैं सर, अरे कभी कभार 1 मार्क्स में सीधी एंट्री पूछी जा सकती है। सर क्या पूछी जा सकती है कि आप हमें एंट्री बताइए, अगर हम कंपनी के डिबेंचर प्रमोटर्स को इश्यू करें तो क्या एंट्री करेंगे। तो मैंने आपको बताया प्रमोटर्स कौन होते हैं, अरे प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम में वो कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो कंपनी किस एक्सपेंडिचर के नाम से डेबिट करती है, तो उस एक्सपेंडिचर का नाम है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और टू प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बोले ठीक है सर। लेकिन अगर मान लीजिए सर हमारे वहां पर क्वेश्चन में हमारे नसीब हो और प्रमोटर्स को अगर डिबेंचर की जगह शेयर इश्यू कर दे तो क्या दिक्कत है। पहली एंट्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स
और प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस इतना ही है क्या सर? अरे बिल्कुल, दोनों की एंट्री सेम है। जहां डिबेंचर इश्यू करते तो वहां डिबेंचर अकाउंट लिखो, और शेयर इश्यू करते तो शेयर कैपिटल लिखिए। बोले आ गया सर समझ में। प्रमोटर्स कौन होते हैं, मोटा मोटा मैंने ये भी बता दिया है। और आपके इस बार डिबेंचर ही टर्म 2 में है, तो डिबेंचर वाली एंट्री बन सकती है। ठीक है सर। नेक्स्ट होता है हमारी जो एंट्री है वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर टू द अंडरराइटर्स। बोले सर ये क्या है? ये भी बताया तो अंडरराइटर्स को क्या इश्यू करना है। अब पहले मैंने आपको एक बात समझा रखी है बेटा कि अंडरराइटर्स कौन होते हैं। मैंने स्कूल में भी समझा रखी है, बार बार मैं समझाऊंगा नहीं, मैं ये बार बार समझाता हूँ कि ये कंपनी के कौन होते हैं, शाहरुख खान होते हैं। मतलब क्या बात कर रहे हैं सर, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया था। शाहरुख खान कैसे होते हैं सर, ये हमें समझ नहीं आया, ये बताइए एक बार वापस आप। अरे शाहरुख खान की एक पिक्चर है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, तो ये अंडरराइटर्स भी इस मैं हूं ना का काम करते हैं। बोले कैसे, समझे नहीं सर। मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि जब कंपनी अपने शेयर इश्यू करो चाहे डिबेंचर इश्यू करो, वो पब्लिक में सारे सब्सक्राइब हो जाए या सब पब्लिक उसको सारा खरीद ले, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो कंपनी में आपको मैंने दो चीजें पढ़ाई थी बेटा, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन। मैंने आपको बताया था कि कंपनी के कुछ रूल्स है मिनिमम सब्सक्रिप्शन से। मान लीजिए कंपनी अगर 10,000 डिबेंचर इश्यू करती है, क्या इश्यू करती है? 10,000 डिबेंचर। अगर वो 10,000 डिबेंचर इश्यू करती है तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया था, कंपनी एक्ट में तो नहीं दे रखा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन 75% इज द रिक्वायर्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बोले हाँ सर, आपने स्टार्टिंग में थ्योरी जब पढ़ाई थी तो बताया था। तो अब 75% अगर सब्सक्रिप्शन अगर मान लीजिए पब्लिक ने नहीं लिया, तो जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको बहुत टेंशन होती है। तो उनको बोलते हैं कि आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम है ना। बोले हम कौन? ये अंडरराइटर्स बोलते हैं हम है ना। अगर आपकी कंपनी के डिबेंचर नहीं बिकते हैं या पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती है तो वो सारे हम ले लेंगे। कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि आप हमें, भाई हम आपको क्या, देखो हम आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके डिबेंचर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए तो हम ले लेंगे। बोले हाँ सर, आपको अंडरराइटिंग कमीशन वाला आप जब अपनी आगे बीकॉम बीबीए करेंगे तो उसमें पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। हमें तो मौका नहीं मिलेगा आपको पढ़ाने का, लेकिन जो भी आप जहां पर भी पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर आपको अंडरराइटर्स को कैसे कमीशन पे किया जाता है उसकी पूरी कैलकुलेशन सिखाई जाएगी नेक्स्ट हायर क्लास के अंदर। बोले ठीक है सर। तो मेरे कहने का मतलब बेटा कि अंडरराइटर्स कंपनी के लिए काम करते हैं। कंपनी अगर जब डिबेंचर या शेयर इश्यू करती है और अगर वो मिनिमम सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शेयर में 90% है और डिबेंचर में 75%, अगर नहीं करते हैं तो ध्यान रखना फिर ये अंडरराइटर्स को अपॉइंट करके रखती है कंपनी, ताकि अगर उन सिचुएशन में कंपनी के जो डिबेंचर है या शेयर है वो अंडरराइटर्स को क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो कंपनी अगर उनको ऐसी ड्यूटी देती है या फिर अंडरराइटर्स ऐसी ड्यूटी लेते हैं कि हम आपके शेयर या डिबेंचर परचेज कर देंगे, तो उसके बदले में उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। बोले हाँ सर मिलना चाहिए। तो जब वो क्या मिलता है, तो उनको एक कमीशन मिलता है। वो कमीशन क्या होता है? जिसका नाम है अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन। बोले हाँ सर, बताया तो आपने, मैंने शायद शेयर वाले चैप्टर में भी बताया होगा। मतलब उन डिबेंचर होल्डर को क्या देना पड़ेगा? अगर अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ेगा। भी जो अंडरराइटर्स होते हैं वो हमारी कंपनी के लिए तो काम कर रहे हैं, पब्लिक ने नहीं लिया तो कौन लेंगे? अंडरराइटर्स लेंगे। बोले हाँ सर सही है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? मेरे साथ साथ लिखेंगे सबसे पहले, ये जो एक्सपेंडिचर कहलाता है बेटा वो कहलाता है अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस या अंडरराइटिंग कमीशन एक्सपेंसेस, सॉरी, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। और टू किसको देना होता है? तो अंडरराइटर्स को सर, टू अंडरराइटर्स अकाउंट। तो सर अंडरराइटर्स को जो भी देना वो यहां लिखना है। और सेकेंड एंट्री क्या करेंगे सर हम? बेटा सीधी एंट्री कर दीजिए, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट। और टू जितने भी परसेंट वाले डिबेंचर हैं वो डिबेंचर आप क्रेडिट करता है, टू डिबेंचर अकाउंट। बस ये दूसरा टॉपिक भी खत्म। सर पहले में क्या सिखाया आपने? अगर हम प्रमोटर्स को इश्यू करते हैं तो क्या एंट्री करनी है? प्रमोटर्स को इश्यू करने की एंट्री करनी है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। और सेकंड एंट्री करनी है प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और अगर अंडरराइटर्स को करना है तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स और अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बोले समझ में आ गया सर? मैंने आपको पहले ही थोड़ा क्लास शुरू से पहले बोला था कि ये दो टॉपिक हैं, बहुत छोटे हैं और कभी कभार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, एंट्री आनी चाहिए आपको। एक थोड़ा और आपको अगर बताऊं सीधा सीधा कि अगर इनकी कंबाइंड एंट्री हो तो आपको अगर ऑप्शन में मिल गई हो तो क्या करेगी एंट्री? देखो, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को डेबिट किया है, प्रमोटर्स को यहां पर क्रेडिट किया है,
और अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये प्रमोटर जैसे मान लीजिए यहाँ क्रेडिट होता है और यहाँ पर प्रमोटर्स क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं, तो ये प्रमोटर्स क्रेडिट और ये प्रमोटर्स डेबिट, ये तो ऐसे भी कैंसिल हो जाता है। तो सीधी एंट्री क्या बनती है, अगर सिंगल एंट्री पूछी जाए तो आपको ये एंट्री करनी चाहिए। सर क्या करनी चाहिए, सीधी एंट्री ये भी तो कर सकता है, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, और इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के बदले हमें क्या देना पड़ता है, तो टू डिबेंचर अकाउंट जो भी है। तो सर ये कभी मिक्स लिखा जाए, मान लीजिए ऑप्शन में आ गया और आपको सीधी वहां पर ये एंट्री मिली, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, तो भी चलेगा, क्योंकि प्रमोटर्स को अपन पहले क्रेडिट करते हैं और प्रमोटर्स को बाद में डेबिट करते हैं। तो सिंगल एंट्री भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हम डबल एंट्री ही करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, अगर सिंगल आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे। सेम टू सेम इसमें भी तो हो सकता है। बोले कैसे सर, ये अंडरराइटर्स यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, डेबिट हुआ है, अगर दोनों कैंसिल हो जाते हैं बचता क्या है, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। समझ गए होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। तो थर्ड कंडीशन समझाइए, यही इंपॉर्टेंट है बेटा, इश्यू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर्स। तो क्या है ये वेंडर, मैंने आपको बताया था बेटा, वेंडर का मतलब जनरली वो लोग हैं, व्यापारी बोल सकते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, कुछ असेट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें परचेज करते हैं, उसके अगेंस्ट में इनको क्या कर देते हैं, कैश में पेमेंट ना करके कुछ डिबेंचर है, शेयर इश्यू कर सकते हैं। शेयर वाला टॉपिक पहले ही पढ़ा चुका हूं, और अभी मैं जो सिखाऊंगा वो डिबेंचर इश्यू करने की बातें सिखाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा वेंडर की। अगर मैं वेंडर को जब डिबेंचर इश्यू करता हूं बेटा, तो आपकी बुक के अंदर मोटे मोटे दो टाइप से इसमें क्वेश्चन मिल सकते हैं, मोटे मोटे बता रहा हूं, दो टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। बोले कैसे सर, क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं वो सुनना। पहला तो मैं बताऊंगा बेटा, जिसमें कंडीशन बताऊंगा, व्हेन परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन साथ साथ में लिखता हूं। परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है बेटा, अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं पीसी। परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है कि आप उसको कितने रुपए पे करने वाले हैं, जो आपने असेट्स परचेज की हैं उसका कितना प्राइस पे करने वाले हैं। परचेज कंसीडरेशन इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन। ये वापस से आप स्टार लगाते रहना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अदर देन कैश के अंदर। बोलो ठीक है सर। व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज नॉट गिवन, और सेकंड केस मिल सकता है आपको, व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज गिवन। ये दो कंडीशन आपको मिल सकती है। बोले ठीक है सर, व्हेन पीसी इज गिवन एंड व्हेन पीसी इज नॉट गिवन, या फिर पहले पढ़ेंगे व्हेन पीसी इज नॉट गिवन और बाद में पढ़ लेंगे व्हेन पीसी इज गिवन। बोले दो चीजें हैं सर, ये दोनों अभी पढ़ा देंगे, बिल्कुल अभी पढ़ा दूंगा। देखो मैंने बताया बेटा कि ये क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उसमें आपको मिलेंगे कि कंपनी क्या कर रही है, कि असेट्स परचेज कर रही है, और असेट्स परचेज किससे कर रही है, तो ये भी पता होना चाहिए, वेंडर से परचेज करती है। बोले अच्छा सर, कोई एग्जांपल सर। देखो पहले तो मैं एग्जांपल मेरे मन से देता हूँ, बाद में आपको मैं बताऊंगा आज बुक के अंदर कितने सारे क्वेश्चन है इसके, वो आपको कल संडे है वो करने हैं। पहले मैं मेरे मन से बताता हूँ, ये मेरी नई स्क्रीन है। पीसी इज गिवन और पीसी इज नॉट गिवन में क्या डिफरेंस है, वो पहले थोड़ा सा आपको मैं एक बार, क्वेश्चन साथ साथ में नहीं कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा आपको, ताकि बच्चों को पता चल जाए एक बार पहले से ही कि पीसी इज गिवन और पीसी इज नॉट गिवन में क्या डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है। देखो मैं दो क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा और दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखता हूं, एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉलोइंग assets and liabilities are taken। पहले लिखूंगा मैं जैसे मशीनरी 1 लाख रुपीज, बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग बोल देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपीज, डेटर्स 2 लाख रुपीज, क्रेडिटर्स 1,50,000। ये सब मैंने यहां पर लिख लिया बेटा। बस पहला क्वेश्चन तो इस टाइप का है, और आपसे बोलेगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा,
कि जो एक्स लिमिटेड जो पेमेंट कर रहा है बेटा, एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, वो कैसे कर रहा है वो देखना। एक्स लिमिटेड पे टू वाई लिमिटेड, पेड करेगा किसको, वाई लिमिटेड को, फ्रॉम इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर एट द रेट ₹100 ईच एट, अब देखिए एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, और एट डिस्काउंट भी हो सकता है। ये मैं यहाँ पर कुछ बता नहीं रहा हूँ क्या क्या हो सकता है, कंडीशन तीनों हो सकती है, एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है। मैं जब ये क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको तीनों सिचुएशन से करा दूंगा। एट पार का मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, और एट प्रीमियम का मतलब मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मशीनरी 1 लाख, 6 लाख, 8 लाख एंड 1 लाख, 8 लाख माइनस 1 लाख, 7 लाख, 6 लाख 50। और थोड़ा सा और चेंज करता हूँ बेटा क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको और मजा आएगा। डायरेक्ट डिबेंचर इशू नहीं करते, थोड़ा सा और लिखता हूँ। एक्स लिमिटेड पे ₹1,50,000 by check, and the remaining company issue 10% debenture at the ₹100 each at par at 25% premium and at 20% डिस्काउंट। ये मैंने लिखा है, ये तीनों सिचुएशन लिखी है। आप लोग समझ गए होंगे बेटा कि पहली कंडीशन मैंने लिखा है बेटा कि एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, ये मेरा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में और एक पास में और क्वेश्चन लिखूंगा, उसमें क्या डिफरेंस होगा वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वो आपको पता चल जाएगा कि सर ये डिफरेंस है क्या। अब देखिए एक्स लिमिटेड, क्वेश्चन सेम, एक्स लिमिटेड परचेज, क्वेश्चन में डिफरेंस पता चलना बहुत जरूरी है। और रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड एंड फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन। ठीक है, तो क्या क्या लिया वो देख लो आप। एक तो लिए मशीनरी, वो लिए बेटा 1 लाख रुपीस की। बिल्डिंग ली है, वो लिए 5 लाख रुपीस की, सेम फिगर लिख रहा हूं। और डेटर्स लिए हैं, वो लिए 2 लाख के। और उसके बाद में जो क्रेडिटर्स लिए हैं वो लिए 1,50,000। अब ये जो लिए हैं, जो असेट्स और लायबिलिटीज में लिए हैं, और इसके लिए एक पॉइंट नीचे लिखा आएगा, अगेंस्ट रुपीज 7 लाख। मतलब ये कहना चाहता है बेटा कि एक्स लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड अगेंस्ट रुपीज ऑफ 7 लाख रुपीज। इसका सर क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि एक्स लिमिटेड जो रनिंग बिजनेस परचेज कर रहा है, किसका परचेज कर रहा है? वाई लिमिटेड का। वो किसके अगेंस्ट में कर रहा है? तो 7 लाख रुपीज के अगेंस्ट में कर रहा है। सर ये 7 लाख क्या है? अरे यही हमारा पीसी है, जिसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। ऐसा कुछ दिया हुआ आता है, इसको तो बोलते हैं हम परचेज कंसिडरेशन इज गिवन, और ऐसा यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है, ये पीसी जो है नॉट गिवन है। पीसी क्या है? नॉट गिवन है। और ये क्या है बेटा? पीसी गिवन है। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन में डिफरेंस समझा रहा हूँ, एंड में अपने आप समझा दूंगा। देखो एक्स लिमिटेड ने परचेज किया रनिंग बिजनेस, मशीनरी की है, बिल्डिंग की है, डेटर्स की है, क्रेडिटर्स की है, लेकिन अब ये जो की है उसके अगेंस्ट से पे कितना करना पड़ेगा? अगेंस्ट द कंसिडरेशन ऑफ ₹7 लाख, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया है, अगेंस्ट पे ₹7 लाख। मतलब ये सारी चीजें एक ही है कि मतलब हमें 7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। ये ऐसा कहीं के क्वेश्चन में मिलेगा, मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है सर। और फिर वही उसके लिए पेमेंट की बात आएगी। पेमेंट में लिखा आ जाएगा, मान लीजिए 2 लाख पेड बाय चेक, 2 लाख पेड बाय चेक, एंड remaining company issued company issued 10% debenture at the ₹100 each at वही
पार भी हो सकता है बेटा, पहली केस पार है, दूसरा केस 25% प्रीमियम है, एट प्रीमियम 25% और एट डिस्काउंट है वो है 20%। अगर मेरी स्क्रीन पे आपको ये दोनों क्वेश्चन दिख रहे होंगे बेटा, तो अब मैं जब इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, दोनों ही चीजें साथ साथ में क्लियर हो जाएगी। एक में तो लिखा है बेटा मैंने व्हेन पीसी इज नॉट गिवन, और दूसरा लिखा है व्हेन पीसी इज गिवन। मैं इसका सॉल्यूशन अगली स्लाइड पे करूंगा, और मैं मेरा सॉल्यूशन करूंगा, पहला जो सॉल्यूशन करूंगा वो करूंगा व्हेन, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, पीसी इज नॉट गिवन। बोले ठीक है सर, करिए, शुरू करिए। सर मैंने पहला क्वेश्चन शुरू करना है व्हेन पीसी इज नॉट गिवन, जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वाला। बेटा क्वेश्चन में और थोड़ा नीचे लिखा हुआ आएगा, बोले क्या लिखा होगा, लिखा आएगा कि कब पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड की, एक्स लिमिटेड की बुक्स में क्या करिए आप, जर्नल एंट्री करिए, वो अपन को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो सर हम कैसे एंट्री करें? सबसे पहले मैं इसको धीरे धीरे पढ़ता हूं कि एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। हमें बुक्स में एंट्री करनी है बेटा एक्स लिमिटेड की, वाई लिमिटेड की नहीं करनी है। हमें किसकी बुक्स में एंट्री करनी है, तो एक्स लिमिटेड की। बोले ठीक है सर। और एक्स लिमिटेड क्या क्या चीजें परचेज कर रही है, कुछ तो असेट्स ले रही है और कुछ लायबिलिटीज ले रही है, जिसमें मशीन है, बिल्डिंग है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, ये सारी चीजें ली है। अब ये कितने रुपए में लिए ये ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो अब ये ली है बेटा इतनी सारी चीजें, तो इसका पेमेंट कैसे करेंगे वो भी तो लिखाएगा, लिखा हुआ है सर कि एक्स लिमिटेड जो पे करी है 1,50,000 तो चेक से कर दी है, और रिमेनिंग क्या कर दी, कंपनी डिबेंचर इश्यू कर दी। बोले ठीक है सर। अब जो मैं ये क्वेश्चन मेरे यहाँ पर स्क्रीन पे जो सॉल्यूशन कराऊंगा, इसमें देखो क्वेश्चन 3 बार मैं सॉल्व करूंगा। पहली कंडीशन क्या लूंगा, एट पार पे, सेकंड कंडीशन क्या लूंगा, एट प्रीमियम पे, और थर्ड कंडीशन क्या लूंगा, एट डिस्काउंट पे लूंगा। आप केवल देखते रहना। सबसे पहले मैं ले रहा हूं बेटा एट पार वाली सिचुएशन। अगर मेरे डिबेंचर है वो कैसे इश्यू हो रहे हैं, एट पार पे हो रहे हैं। सर करिए, पहली एंट्री करिए बेटा। जब भी आपको पता है कि कोई भी कंपनी हो कुछ असेट्स परचेज करे, तो आपको सबको पता होना चाहिए बेटा कि असेट्स को वो डेबिट करती है। मैं परचेजिंग कंपनी की बुक में एंट्री कर रहा हूं, मतलब एक्स लिमिटेड की बुक में एंट्री कर रहा हूं, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। मैं परचेजिंग कंपनी की बुक में एंट्री कर रहा हूं, सेलिंग कंपनी की नहीं। ठीक है सर। तो एक्स लिमिटेड ने एक तो क्या परचेज किया, मशीनरी परचेज की है। सर ये तो हमें आता है, 11 में सिखाई थी ना आपने। अरे वही एंट्री है बेटा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, जितनी असेट्स आती है उसको डेबिट कर दो। सर लैंड एंड बिल्डिंग भी परचेज की है, लिखो आप लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बोले ठीक है सर, ये भी लिख लिया। सर और क्या परचेज किया मैं देख लेता हूं एक बार। मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, और डेटर्स और क्रेडिटर्स, दो चीजें हैं। तो सर डेटर्स को भी डेबिट करो। बोले यस सर, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ये भी तो असेट्स है। बोले हाँ सर, लेकिन क्रेडिटर्स और असेट्स नहीं है। तो सर क्रेडिटर्स को क्या करें, अरे बेटा क्रेडिट कर दो। जो असेट्स को अगर आप डेबिट करते हो तो क्रेडिटर्स को क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे। ये मैं आपको क्वेश्चन बड़ा से बड़ा बता रहा हूं। आपको सीधा क्वेश्चन नहीं मिल सकता कि एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी, तो केवल आपको मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जिससे परचेज किया उसका नाम लिखना पड़ सकता है। बोले ठीक है सर, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, और ज्यादा भी हो सकती है। मैंने आपको ज्यादा लिख के बता दी। मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिटर्स अकाउंट। मशीनरी कितने की परचेज की है, तो मेरे हिसाब से शायद 1 लाख की थी। लैंड एंड बिल्डिंग से कितनी थी, मेरे हिसाब से सर 5 लाख थी। और डेटर्स कितने के थे वो भी एक बार देख लेते हैं। मशीनरी तो 1 लाख की थी, डेटर्स सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की थी, और डेटर्स है 2 लाख की, ये भी लिख लेते हैं अपन। ये मैंने लिख लिया, डेटर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख। और टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के परचेज किए सर, बेटा क्रेडिटर्स जो हमने परचेज किए हैं वो किए हैं 1,50,000। तो बेटा यहां पर लिखना है टू क्रेडिटर्स 150। अब बताइए बेटा, अगर मैं आपको सही से पूछूं कि मैं अगर आपसे आपकी असेट्स लेता हूं 1 लाख की, 5 लाख की और 2 लाख की, मैंने आपसे टोटल कितनी असेट्स ली, तो सर आपने हमसे ली है 8 लाख रुपीस की असेट्स। ये मैं आपको 8 लाख की असेट्स ली है, तो मेरे को 8 लाख रुपए देने चाहिए कि नहीं चाहिए, बोले देने चाहिए। लेकिन मैं आपकी लायबिलिटीज भी ले रहा हूं बेटा। आपकी लायबिलिटीज मतलब आपको लायबिलिटीज पे करनी थी, लेकिन वो लायबिलिटीज अब मैं पे करूंगा, तो उसके बदले में आप मेरे को पैसे दोगे तो होंगे नहीं यार। 150 का लायबिलिटीज मैं आपकी पे करूंगा, तो एक्चुअली मैं आपको कितना पे करूंगा। देखो आप, जो ये हमारी असेट्स हैं उसमें से लायबिलिटीज माइनस करते हैं, तो हमारी नेट असेट्स निकल के आती है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि नेट असेट्स क्या होती है। बेटा नेट असेट्स का मतलब वही है कि जो हमारी टोटल असेट्स होती है, टोटल असेट्स, उसमें से आप क्या माइनस कर दीजिए, लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए। तो इससे जो आती है वो हमारी नेट असेट्स आती है। मतलब मैंने आपसे जो नेट असेट्स परचेज की है वो कितनी की है, देखो आप 8 लाख की तो असेट्स है, और उसमें से 150 की तो लायबिलिटीज ले ली है। तो मैंने आपकी नेट एसेट्स जो ली है वो कितनी ली है, 650 ली है।
बोले हाँ सर। तो मेरे कहने का मतलब अगर मैं आपसे 650 का क्या लूंगा, असेट्स लूंगा, तो बताइए क्या मेरे को असेट्स का पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोले पेमेंट तो करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 650। तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड कौन है? इसको हम बोलते हैं वेंडर। क्या बोलते हैं बेटा? वेंडर। ये हमारा वेंडर है टू वाई लिमिटेड। और कितने रुपए से? ये 650। सर हमें 650 समझ में नहीं आया है, मैं आपको यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। ये मैंने फिगर जो निकाला है बेटा वाई लिमिटेड वाला, वो मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला। बैलेंसिंग फिगर। बोला अच्छा अच्छा सर, मैं आपको बैलेंसिंग फिगर भी निकाल के बताता हूँ। देखो आपके असेट्स में डेबिट हो रही है बेटा 8 लाख, और आपकी क्रेडिट जो लायबिलिटीज क्रेडिट जो हो रही है वो केवल और केवल 150 हो रही है। दोनों के बीच का डिफरेंस ये 8 लाख है और ये 150, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 6,50,000। मतलब यहाँ पर पीसी गिवन नहीं था तो बैलेंसिंग फिगर लिख लिया सर। सर कोई दिक्कत नहीं हमें, यहाँ तक इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या सर अगले क्वेश्चन में जब एंट्री करेंगे तो भी ऐसे ही करेंगे? वो अपन अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो बात करेंगे। ये था व्हेन पीसी इज नॉट गिवन। पीसी हमें दिया हुआ नहीं था, हमने ये एंट्री कर दी है। बोले ठीक है सर। अब सर अगर पीसी दिया हुआ होता तो क्या एंट्री करते हैं? अगर आपके दिल में इच्छा है तो वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि साथ साथ में या तो मेरे हिसाब से इसमें पहले पेमेंट की एंट्री बता दो, बाद में बात करेंगे। पेमेंट की एंट्री बात करते हैं कि वाई लिमिटेड को मेरे को कितना पे करना है बेटा? 6,50,000। ये आपने निकाला है बैलेंसिंग फिगर। मैं वाई लिमिटेड को क्या करूंगा बेटा? डेबिट करूंगा अगर मेरे को उसको पेमेंट करना है तो। बोला हाँ सर। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट अगर मैं 6,50,000 से करता हूं तो आपको थोड़ा सा कंबाइन एंट्री करनी पड़ेगी। अदरवाइज पहले पढ़ते हैं कि क्या 6,50,000 के अगेंस्ट में हम क्या डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं क्या? पहले पढ़ लेते हैं। नहीं सर, कंपनी ने क्या किया? एक्स लिमिटेड जैसे पे करी तो वो क्या करी? 150 तो क्या करी? चेक से पे कर रही है। तो इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि वाई लिमिटेड को 150 तो आप दे दीजिए चेक से। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ बेटा, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से कर दिया मैंने? 150 से। अब आपको इतना तो पता चला होगा कि सर जो वाई लिमिटेड हमारी 6,50,000 मांगती थी वो अब हमारे केवल कितना मांगती है? केवल और केवल 150 ही मांगती है। बोले हाँ सर। सॉरी 5 लाख ही मांगती है, क्योंकि 6,50,000 में से मैंने कितना पेमेंट कर दिया है? 150 का कर दिया है। बोले सर ये तो सुन में आया। अब हमारे वाई लिमिटेड जो मांगती है वो कितने मांगती है? मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ बेटा कि वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने रुपए मांगती है? बोलो सर 5 लाख मांगती है। लेकिन उसका जो पेमेंट करना है बेटा वो पेमेंट हमें करना है, और वो पेमेंट किससे करना है? ना तो चेक से करना है, ना बिल एक्सेप्ट करना है। हमें जो पेमेंट करना है वो डिबेंचर इश्यू करना है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100 वाली है। और मैं आपको पहला केस करके बता रहा हूँ कि अगर ये डिबेंचर एट पार पे इश्यू होते तो क्या करते सर? देखो ये केवल इतना ही लिखना, आप वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 5 लाख। उसके बाद में आप क्या करो? एक वर्किंग नोट बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा? वर्किंग नोट। बोले किसका सर? हमें आपको वर्किंग नोट सिखाना है, और वर्किंग नोट का नाम रहेगा कि हमें नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इश्यू होने वाले हैं, नंबर ऑफ इश्यूड डिबेंचर, नंबर ऑफ इश्यूड डिबेंचर, कितने डिबेंचर इश्यू करने पड़ेंगे वो आपको निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? एट पार पे कर रहा हूँ। ये आपको मैं बताया तो पहले। फेस वैल्यू कितनी है सर? फेस वैल्यू 100 है। कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट नहीं। इश्यू प्राइस भी कितनी हो गई सर? इश्यू प्राइस भी 100 हो गई। ठीक है सर, सॉरी इश्यू प्राइस भी कितनी होगी? 100 होगी। अब मैं आपको जो नंबर ऑफ इश्यू डिबेंचर निकालना सिखाता हूं वो देखो आपको कि हमें कंपनी को अभी भी कितना पेमेंट करना है, कि अभी भी कितना अमाउंट ड्यू है, अमाउंट कितना ड्यू है, और डिवाइड करिए कि जो आपका डिबेंचर हो या शेयर हो कुछ भी हो उसकी इश्यू प्राइस का डिवाइड करिए। मैं अमाउंट ड्यू की बात करता हूं। अब अमाउंट ड्यू की बात करें तो पहले तो था 6,50,000। बोले हाँ सर, लेकिन उसमें से 150 तो आपने चेक से दे दिया नहीं यार? बोले हाँ सर। तो जब ये दे दिया है तो अमाउंट कितना ड्यू है सर? अमाउंट ड्यू है सर हमारा 5 लाख। और 5 लाख में आपको सर डिवाइड किसका करना है बेटा? इस फेस वैल्यू का नहीं करना है, इस इश्यू प्राइस का करना है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इश्यू प्राइस हो सकती है। कभी डिबेंचर पार पे भी हो सकते हैं, तो कभी प्रीमियम पे, तो कभी डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं 100 का डिवाइड करूंगा 20 से 20, और यहाँ पर कितना है बेटा? 5,000। एक क्वेश्चन पहला ये बना। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि एक्स लिमिटेड कितने डिबेंचर इश्यू करेगी? कुछ बच्चे क्या करेंगे? सीधा 6,50,000 के अंदर किसका डिवाइड कर देंगे? 100 का कर देंगे। अरे ये गलत है बेटा। 6,50,000 में से 150 तो क्या कर दिया हमने? चेक से पेमेंट कर दिया है। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग जो बचा है वो बचा है 5 लाख, और 5 लाख में भी डिवाइड किसका करना है? तो इश्यू प्राइस का करना है। ये मेन बात है। तो हम कितने डिबेंचर इश्यू करने वाले हैं? सिर्फ 5,000 डिबेंचर इश्यू करने वाले हैं।
करिए सर, यहाँ पर मैं लिखूंगा टू 10% डिबेंचर अकाउंट, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और मैंने आपको एक बात बता रखी है कि डिबेंचर अकाउंट में हमेशा क्या जाती है, फेस वैल्यू जाती है। तो 5000 के ऊपर जो 5000 डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू कितनी, 100 ही है, तो मतलब ये हो गया हमारा फाइनल। ये मैंने आपको पहली कंडीशन सिखा दी है बेटा, एट पार वाली। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और हम इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अगली क्लास में करेंगे। सर आप नेक्स्ट बताइए, एट प्रीमियम। नेक्स्ट एट प्रीमियम ही था, देख सकते हैं आप, एट प्रीमियम था 25%। इसमें क्या होता है देखो आप, अगर मान लीजिए एट प्रीमियम होता, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज पे लेके जाना चाहता हूं कि एट प्रीमियम होता तो हम क्या एंट्री करते, एट प्रीमियम होता तो वो भी कितने परसेंट, तो 25%। चलो ठीक है सर, तो अभी सर इस एंट्री को आप वापस से लिखेंगे क्या, देखो इस एंट्री को अगर मैं वापस से लिखूंगा तो मेरी डबल एक्सरसाइज हो जाएगी, मेहनत डबल हो जाएगी, कोई काम की नहीं है। सेम टू सेम एंट्री लिखेंगे बेटा, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख, डेटर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे 150 से और वाई लिमिटेड कर देंगे 6,50,000 से। हमें केवल और केवल जो चेंज करना है बेटा, वो चेंज किस में करना है, पेमेंट में चेंज करना है। ये थोड़ी बोला है कि हमें असेट्स की जगह दूसरे असेट्स खरीदी है। अरे आप मेरी बात समझे क्या बेटा, मतलब ये एंट्री आप अगर करेंगे तो कब करेंगे, जब क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। अब क्वेश्चन तो एक ही है बेटा, सेम क्वेश्चन है, और हमें केवल कंडीशन दे दी है कि पहले कंडीशन में हमने जो इश्यू किए वो एट पार पे किए, और अगली कंडीशन में अगर हम एट प्रीमियम पे करते हैं तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू करते हैं और तो क्या एंट्री करते हैं, वो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या मैं पहली एंट्री वापस से करूं क्या बेटा, आप लोगों को क्या लगता है? नो सर। टाइम खराब हो जाएगा बेटा, पहली एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज एंट्री रहेगी बेटा। अब मैं आता हूँ पेमेंट के ऊपर, आप यहाँ पर एंट्री देख के बताइए कि क्या मेरे को वाई लिमिटेड को 6,50,000 का पेमेंट करना है कि नहीं करना है। बोले सर वाई लिमिटेड को 6,50,000 का पेमेंट करना है, लेकिन बेटा मैं सारा का सारा पेमेंट है वो डिबेंचर इश्यू करके नहीं कर रहा हूं, तो कैसे कर रहे हैं सर? अरे वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट करूंगा 1,50,000 से, क्योंकि मैं 1,50,000 का क्या दे रहा हूं, उसको चेक दे रहा हूं, तो यहाँ पर लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। कहीं कहीं के आपके बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया होगा या बिल्स एक्सेप्ट किया होगा, तो उसकी जगह आप लिख लेना टू बिल्स पेबल। ठीक है सर, तो ये हमने 1,50,000 का चैप्टर क्लोज कर दिया। सर आप बताइए कि अब वो हमारे कितने मांगता, आप बताइए बेटा, जब 6,50,000 में से 150 का पेमेंट कर दिया होगा तो 150 मांगता होगा, सॉरी 150 का पेमेंट कर दिया होगा तो 5 लाख मांगता होगा। 6,50,000 में से 150 का पे कर दिया है तो अब वो हमसे कितना मांगता है सर, 5 लाख मांगता है। एंट्री करते हो देखो, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना मांगता है बेटा, 5 लाख। सर क्या आप इसके लिए भी वर्किंग नोट बनाएंगे क्या? अरे हाँ बेटा, वर्किंग नोट ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने पिछली बार तो नेक्स्ट स्लाइड पे बनाया था, लेकिन इस बार मैं आपको इसके पास ही समझाता हूँ कि क्या वर्किंग नोट है। देखो वर्किंग नोट है हमारा, आपको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इश्यू होने वाले हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू। मैंने आपको रूल सिखाया है कि कितना अमाउंट ड्यू है, कितना अमाउंट ड्यू है, 650 ड्यू नहीं है, 650 में से 150 तो पे कर दिया, तो अब अमाउंट कितना ड्यू है, 5 लाख, और उसमें आप किसका डिवाइड करिए बेटा, इश्यू प्राइस का डिवाइड करिए। सर इस बार फेस वैल्यू क्या है बेटा, फेस वैल्यू 100 है, लेकिन क्या इश्यू आप 100 में कर रहे हैं क्या? सर नहीं कर रहे, प्रीमियम पे कर रहे हैं 25 रुपीज, तो मतलब हम कितने में इश्यू कर रहे हैं, 125 में। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसकी इश्यू प्राइस इस बार 125 है। बोले यस सर, तो अमाउंट ड्यू कितना है सर, अमाउंट ड्यू तो 5 लाख है, और 5 लाख में मैं डिवाइड किसका करूंगा, तो 125 का करूंगा। तो 125 का जब डिवाइड करूंगा तो इससे क्या निकल के आएंगे, इससे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इश्यू करने वाले हैं वो चीजें निकल के आएगी। मैं 25 से डिवाइड करता हूँ बेटा, 25 5 जा 125 और 25 2 जा 50, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, मेरे हिसाब से 4,000 डिबेंचर निकल के आए हैं। सर पिछले क्वेश्चन में कितना आया था बेटा? अरे पिछले क्वेश्चन में मैंने जो वेंडर को दिए थे वो 5,000 डिबेंचर दिए थे, क्योंकि उस सिचुएशन में हमारी जो इश्यू प्राइस थी वो 100 ही थी, आप लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा होगा। अरे यही चेंज है बेटा, यही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीमियम पे इश्यू करते तो ऐसे निकालना है, और डिस्काउंट पे होगा तो हम लेस करके फिर अपन डिवाइड करेंगे। बोले ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आगे, वाई लिमिटेड को डेबिट किया मैंने 5 लाख से, और टू क्या करना है, टू वही 10% डिबेंचर अकाउंट। हाँ सर, तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट में तो सिर्फ फेस वैल्यू जाएगी। अरे हम डिबेंचर कितना इश्यू कर रहे हैं बेटा, सर 4,000 डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है सर, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो यहां लिख लिया मैंने 4 लाख। और सर क्या मैच तो हो ही नहीं रहा है, अरे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम लिया होगा बेटा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बोले अच्छा अच्छा सर, अब समझ में आया। सर कितना रुपए लिया सिक्योरिटी में, आपको ही पता है, 4,000 के ऊपर कितना लिया है, 25 रुपीज। अरे सर 1 लाख रुपीज डायरेक्ट लिख लो ना आपको,
मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन समझाने के लिए आपको बार बार ये ऐसे करवा रहा हूँ। देखो अब कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने एट प्रीमियम पे करके बता दिया। अब आप हमें एट डिस्काउंट पे करके नहीं बताओगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एट डिस्काउंट पे भी। पहली एंट्री कितना मांगता है बेटा? एट डिस्काउंट पे कर रहा हूं मैं, और वो भी कितने परसेंट? 20%। कितने रुपए मांगता है? आपको सबको याद होना चाहिए, 650 मांगता है, याद है क्या? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट बेटा पहले जो पेमेंट करना है वो 150 का चेक से करना है, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,50,000। सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, से आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट रिमेनिंग अमाउंट कितना है सर? 5 लाख है। तो बेटा यही तो हमारा वर्किंग नोट यहाँ बनाना पड़ता है बेटा। पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे सर? नंबर ऑफ कितने डिबेंचर इश्यूड डिबेंचर निकालना, नंबर ऑफ इश्यूड डिबेंचर, कितने डिबेंचर हमें इश्यू करने पड़ेंगे वो निकालना। बोले ठीक है सर। मैंने बताया बेटा कि इसकी फेस वैल्यू कितनी? सर फेस वैल्यू इसकी 100 रुपए, लेकिन इसमें से तो डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं। बोले हाँ सर, तो कितने परसेंट? सर 20%, तो 20 रुपीज का क्या डिस्काउंट है, तो रिमेनिंग कितना बचा सर? 80। सर ये इसकी इश्यू प्राइस इस बार। पहले की आप इश्यू प्राइस देखेंगे बेटा, तो पहले की इश्यू प्राइस कितनी थी बेटा? 125। तो मैंने डिवाइड भी किसका किया था? 125। बार बार मैं बोल रहा हूँ बेटा कि डिवाइड इश्यू प्राइस का करना है। तो सर यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, बता रहा हूँ बेटा ये कैसे निकालते हैं। ये इश्यू प्राइस है, और मैंने बोला है कि आपका जितना अमाउंट ड्यू है उसमें आप डिवाइड कर दीजिए इश्यू प्राइस का। बोले हाँ सर। हमारा अमाउंट कितना ड्यू है बेटा? तो सर हमारा अमाउंट तो 5 लाख ड्यू है, और डिवाइड कर दीजिए सर इश्यू प्राइस। क्या इश्यू प्राइस 100 है क्या? सर नहीं। क्या 125 है क्या? सर नहीं। कितना है? तो 80 है, तो 80 का डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वो निकल के आ जाएगा। 5 लाख में डिवाइड करिए 8 का, मेरे हिसाब से आ रहे हैं, मैंने कैलकुलेटर पे कर दिया है, और मेरे हिसाब से आ रहा है बेटा 62,500 डिबेंचर। 62,500। आप भी अपनी कैलकुलेशन अपने पास कर रही है क्या? 62,500 की गलत लिखा मैंने? बिल्कुल, एक जीरो मैंने ज्यादा लगा दिया है। बिल्कुल 5 लाख की मैंने जगह 50 लाख लिखी है शायद। बिल्कुल, तो ये आएगा बेटा 6,250। सॉरी, जो डिफरेंस है वो मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, 6,250 आएगा बेटा। बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये 6,250, पहले में डिबेंचर कितने इश्यू हुए थे? 5,000, याद होगा आपको। दूसरे में डिबेंचर कितने इश्यू किए थे? सर हमने किए थे 4,000। सर अगली बार में हमने कितने किए? तो 6,250। वो आपको अपने आप से बेटा जब ये वर्किंग नोट बढ़ाओगे तो अपने आप से पता चलेगा। बोले हाँ सर। सर करो इश्यू करो ना। अब वाई लिमिटेड को पेमेंट करना 5 लाख का, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और मैंने बार बार बोला है बेटा कि लिखिए फेस वैल्यू। तो डिबेंचर अकाउंट की फेस वैल्यू कितनी है बोलो? 6250 मल्टीप्लाई 100। तो सर ये तो 6,25,000 आ गया। आया हो तो आया होगा, हम क्या करें, मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अरे डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सर कितने से दिया होगा? 1,25,000 से। 1,25,000 निकाल के तो बताओ सर। अरे 6,250 का मल्टीपल कर देना 20 से, तो आपके पास ऑटोमेटिक जो निकल के आएगा वो यही आएगा। तो मैंने आपको बेटा एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों ही कंडीशन बता दी है। क्या आपको समझ में आई क्या? अरे आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई बेटा ये क्लास? अब मैं आपको एक 5 मिनट में एक और एक एंट्री करके बताता हूं, क्योंकि मैं पेमेंट की एंट्री अब वापस से नहीं बताऊंगा, केवल इस पे लेके आता हूं कि अगर ये ऐसा दिया हुआ होता, अगर ये 7 लाख रुपीज ये पीसी हमें गिवन हो तो एंट्री क्या करते हैं, और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसके लिए 5 मिनट देख लेना खाली। सर एंट्री करो नहीं फटाफट से, मैं केवल परचेज की कर रहा हूं, और मैं यहां पर लिख क्या रहा हूं, व्हेन पीसी परचेज कंसीडरेशन इज गिवन, करिए सर एंट्री। देखो फर्स्ट एंट्री में चेंज होगा बेटा, बाकी कहीं चेंज नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूं, बाकी में सेम टू सेम काम करना है। बोले अच्छा, पहली एंट्री करता हूं बेटा, मैंने क्या परचेज किया? सर आपने एक तो मशीनरी परचेज की, लिखो आप मशीनरी अकाउंट डेबिट। सर एक आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, लिखिए आप लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सर एक आपने डेटर्स भी परचेज की है, सर डेटर्स को भी आप डेबिट करते थे, अभी कर देता हूं डेटर्स अकाउंट डेबिट। और टू मैंने क्रेडिटर्स भी परचेज किए सर, तो करो क्रेडिटर्स को क्रेडिट जो पहले भी किया था, तो करते सर। अभी मशीनरी कितनी थी सर? मशीनरी थी मेरे हिसाब से 1 लाख, फिर 5 लाख और फिर 2 लाख। 1 लाख थी मशीनरी, 5 लाख की थी लैंड एंड बिल्डिंग, और डेटर्स थे 2 लाख के, और जो क्रेडिटर्स थे वो थे 1,50,000 की। ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। सर ये 7 लाख का क्या करना है बेटा? बस अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो केवल 7 लाख का ही समझा रहा हूँ। पहले आपने यहाँ पर टू वाई लिमिटेड किया था क्या? मैं पहले वाली भी एंट्री आपको निकाल के बताता हूँ, ये देखो
पहले भी हमने 2y लिमिटेड किया था कि नहीं किया था बेटा? ये तो ये 650 निकाला था। बोले हाँ सर निकाला था। और वो कैसे निकाला था? तो बैलेंसिंग फिगर निकाला था। सर इस बार भी ऐसे ही करना है क्या? नहीं बेटा, अगर पीसी गिवन हो बेटा तो फिर पीसी वाला अमाउंट लिख लीजिए। पीसी गिवन है सर हमें, तो कितना गिवन है सर? अरे पीसी 7 लाख गिवन है। अगर पीसी गिवन हो तो ही तो पीसी लिख पाएंगे, पीसी गिवन नहीं है तो फिर तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। बोले अच्छा आप समझ में आया सर। तो अगर पीसी गिवन है तो मतलब पीसी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, पीसी गिवन है तो जो गिवन वाला लिखना है। तो सर बैलेंसिंग फिगर कुछ आएगा क्या? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखो क्या है, डेबिट की टोटल करो आप। सर डेबिट की टोटल तो हो रही है 5 और 1 6 और 2 8 लाख हो रही है सर। सर नीचे क्रेडिट की टोटल करो तो सर ये तो 8,50,000 हो रही है, यहाँ पर 8 लाख हो रही है और यहाँ पर 850 कहां मैच हो रहा है आपका डेबिट क्रेडिट? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब पीसी गिवन होता है तो दो तरह के अकाउंट खुल सकते हैं, उनके बारे में अभी आपको डिस्कस करके क्लास खत्म कर रहा हूं। अगर आपके डेबिट में कम पड़ रहा है, डेबिट में तो 8 ही हो रहा है और नीचे 850 हो रहा है, तो डेबिट में कम पड़ता है तो आपको एक वर्ड लिखना है बेटा, वो लिखना है गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट ये कितना लिख लोगे? सर 50,000 से कम पड़ रहा है तो जितने से कम पड़े बैलेंसिंग फिगर ये आया है। ये बैलेंसिंग फिगर आया, ये कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। अब हो गया सर दोनों साइड में 850। बस यही फर्क है कि अगर पीसी गिवन होता है तो दो अकाउंट आपने बोला सर, दो हमें बताए नहीं। मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे निकलता है। देखो अगर सिस्टम देखना, मैंने आपको एक वर्ड बताया बेटा, नेट एसेट्स। क्या बताया है? नेट एसेट्स। बोले क्या होती है सर? टोटल असेट्स। टोटल असेट्स वापस से लिख रहा हूं, टोटल असेट्स में से आप लायबिलिटीज माइनस कर दो। अगर नेट असेट्स है वो कम है, इज लेस देन, इज लेस देन परचेज कंसीडरेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं पीसी। अरे अगर आपकी नेट एसेट्स क्या है, पीसी से कम है, तो आप गुडविल को डेबिट करेंगे बेटा। क्या करेंगे? गुडविल को डेबिट करेंगे बेटा। बोले सर समझ में नहीं आया। मैं इस क्वेश्चन को एग्जांपल लेके समझा दो। देखो यहां पर आपका पीसी कितना है, यहां पर पीसी कितना है तो सर 7 लाख है। और मैं आपसे पूछूं कि आपकी नेट एसेट्स कितनी है, तो आपने नेट से निकाली थी बेटा। नेट से कैसे निकालते? देखो आप, टोटल असेट्स तो है मेरी 8 लाख। अरे यही थी क्या टोटल असेट्स? बोले यस सर, टोटल असेट्स थी 8 लाख और उसमें से लायबिलिटीज कितनी थी सर? 150। वो आपने माइनस किया, तो जो माइनस करने से मेरे पास जो नेट एसेट्स आई है वो कितनी आई है सर? आपके पास जो नेट एसेट्स आई है वो आई है 6,50,000। बस मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि जो 6,50,000 जो नेट एसेट्स है, ये हमारी नेट एसेट्स है, क्या नेट एसेट्स जो है आपका जो परचेज कंसीडरेशन जो पीसी है उससे कम है कि ज्यादा है? पीसी कितना है सर? पीसी तो 7 लाख है। अब बताइए नेट एसेट्स कितनी? तो 650 और पीसी कितना? 7 लाख है। तो आपको गुडविल को डेबिट करना पड़ा 50,000 से। बेसिक भाषा में समझो क्या? बोले समझाइए सर बेसिक भाषा में क्या है। देखो एक बात बता दो, मैंने आप लोगों से, मैंने आपकी क्लास में से एक बच्चे से आपका रजिस्टर लिया, पेन लिया और भी कुछ मैंने उससे इक्विपमेंट ले लिया, और उन सबकी असेट्स की वैल्यू जो थी वो 100 रुपए थी। सभी की वैल्यू कितनी थी? या फिर 90 रुपीज थी, मान लीजिए। कितने रुपए थी? 90। और मैंने उसको 100 रुपीज दे दिया। उसने मेरे को जो आइटम दिए उसकी सबकी वैल्यू अगर देखी जाए मार्केट में तो वो 90 रुपीज का ही है, और मैं उसको दे रहा हूँ 100 रुपीज। अरे मैंने उसको ज्यादा क्यों दिया होगा? मैंने अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए ज्यादा दिया है। मैं ये मानता हूं कि मेरी गुडविल बढ़ी, और तो मैं क्या कर सकता हूँ यार? अब दे दिया वो तो उसको वापस ले नहीं सकते। तो बस वो गुडविल को दिखाने के लिए बेटा, गुडविल का मतलब ही क्या होता है? गुडविल बढ़ा नहीं पड़ेगी, वैसे कोई गुडविल एसेट्स होती नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं गुडविल को बढ़ा के दिखा देते हैं क्योंकि हमने जो पेमेंट किया है वो गुडविल के अगेंस्ट में किया होगा। मतलब इस बिजनेस का क्या सिस्टम हुआ? देखो आप, आपने इस बिजनेस में टोटल अमाउंट पे किया 7 लाख रुपीज का, लेकिन आपके पास जो नेट एसेट्स निकल के आई वो तो 650 आई है। आपने 50,000 ज्यादा पे किया, तो आप ये मान के चलते हैं कि उसका जो पहले का जो बिजनेस चल रहा था उसकी वजह से हमने उसको क्या कर दिया, 50,000 उसकी गुडविल का दे दिया। आई बात समझ में? क्या ये गुडविल वाला पॉइंट पहली चीज। अरे ये गुडविल को मैंने डेबिट किया, उसका रीजन सुना है क्या बेटा? रीजन समझ में आना चाहिए। गुडविल तब डेबिट होता है बेटा जब आप पेमेंट ज्यादा करते हो। गुडविल कब डेबिट होगी? जब आप पेमेंट क्या करते हो? ज्यादा करते हो। सर पेमेंट किससे ज्यादा करते हैं? अगर नेट एसेट से ज्यादा करते हैं तो। मैं एक बार सब क्लियर और लिख के बता दूं यार, अगर गुडविल डेबिट कब होगी? जब आपकी पीसी जो होगा ज्यादा होगा। पीसी क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? नेट एसेट से। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है, किससे? नेट एसेट से, तो हम किसको डेबिट करेंगे बेटा? गुडविल को डेबिट करेंगे। सर कभी कभार ऐसा नहीं हो सकता है कि परचेज कंसीडरेशन जो है वो कम हो जाए, किससे? नेट एसेट से। हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। तो सर हम क्या करते हैं? तो बेटा कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो जाता। समझा? तो
मान लीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा पीसी जो होता वो मान लीजिए 6 लाख होता है, नहीं मान लीजिए 6 लाख होता, तो यहाँ पर तो टोटल होती 6 + 1 750 और ऊपर होती 8 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्रेडिट में कम पड़ता, तो नीचे आपको लिखना पड़ता, यहाँ पर ही लिख लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन छोड़ के हमेशा आगे लिखना है, जब पीसी गिवन होता तो यहाँ लिख लेते हैं अपन टू कैपिटल रिजर्व। मतलब अब आया समझ में सर, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका पीसी ज्यादा है, असेट्स कम आ रही है, तो गुडविल जरूर डेबिट होगी। वापस से बोल के बता रहा हूं, अगर आपका पीसी क्या है बेटा, ज्यादा है, पीसी क्या है, ज्यादा है, और हमारे पास जो नेट असेट्स जो आ रही है या फिर जो असेट्स आ रही है अगर वो कम है, गुडविल को डेबिट कर दो उस असेट्स में, ठीक है सर। और अगर आपका पीसी कम है और असेट्स ज्यादा आ रही है तो क्या कर देना, कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देना। ये मेरा यहीं पे टॉपिक खत्म कर रहा हूं। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कल संडे को करना है। सर कहां दे रखे हैं, मैं एक बार आपको बुक से बताता हूं कि कहां दे रखे हैं, फिर आप अपनी अपनी लेफ्ट कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, आप खाली क्वेश्चन नंबर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर बताने के बाद में आप जा सकते हैं अपनी क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, अदरवाइज फिर आपको समस्या आएगी। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर में अगर एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज शुरू हो रही है 9.51 पर, जिसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए शायद मेरे हिसाब से, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, यहाँ पर लिखा हुआ पेज नंबर है कुछ 9.51 पे। लेकिन यहाँ जो लिखे हुए बेटा, इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, इसके आगे चलते रहिए, ये भी करने हैं आपको। फिर आगे आप पढ़ोगे तो इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम फॉर कैश, फिर लिखा हुआ इश्यू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट फॉर कैश, मतलब ये सारे फॉर कैश वाले हैं, अदर देन कैश वाले नहीं है, ये आपको करना ही है। उसके बाद में लिखा हुआ बेटा इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यहां से हमारा टॉपिक आज का शुरू होता है। मेरे यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है अमृत लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू हो रहा है, और पीछे आप अगर देखेंगे तो 27 पे खत्म होते हैं। कहां तक खत्म होता है बेटा, 27 या फिर 22, आपको यहां तक आपको दे रखे हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। जितना कर सकते हो बेटा, जो बुक में होते हैं उसको बुक में ही कर दो, सबको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। जो आपको लगे कि ये हार्ड है उसके लिए करना है। मैंने आपको दोनों ही कंडीशन समझा दी है कि अगर पीसी गिवन हो तो क्या करना है और पीसी गिवन नहीं हो तो क्या करना है। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आता तो आप किसी भी समय फोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।